टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में पहली कामयाबी हासिल की, मगर सोशल मीडिया पर ये वेल प्लेड इंडिया के बजाय वेल पेड इंडिया बन गई। अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह टॉस जीतने के बावजूद भारत को पहले बैटिंग की दावत दी, भारतीय ओपनर्स को सेट होने का मौका फराहम किया, जैसी फील्डिंग की और फिर कप्तान की जानिब से जैसी बॉलिंग में तब्दीलियां की गई, वो सब कुछ शायकीन क्रिकेट को हजम नहीं हो रहा है। भारतीय टीम ने यह मैच बड़े स्कोर से जीतकर टूर्नामेंट में रहने का इंतजाम तो कर लिया है, मगर इसकी यह जीत मुतनाज़े हो गई है। क्यों? ये हमारा सवाल है। अफगानिस्तान की भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट हैरानो परेशान। क्या वर्ल्ड कप के अहम मैच में कुछ मशकूक हुआ? इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद, मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब इकचुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC, ऐसा क्या हुआ कि जीत मुतनाज़े हो गई? देखिए, इसके तीन पहलू हैं पूरी सूरत हाल के, वो हमें बहुत माइन्यूटली देखना चाहिए। पहली बात तो ये टॉस जीत कर आपने बैटिंग नहीं की, जबकि कर्मा ये है वहाँ का कि जो टॉस जीतता है और बैटिंग करता है, और बैटिंग सिवाय पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच में बॉलिंग ली थी ताकि प्रैक्टिस करा सके बैटर्स को। उसके बाद ये हुआ कि आप उसके खिलाफ गए, आपकी बॉलिंग वो नहीं रही। मुजीब आपका लड़का बाहर बैठ गया, बल आपके जख्मी था, वो ट्रम्प कार्ड था, वो इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो पिटे, और ऐसा पिटे कि बस बाहर इंडिया के हाथ बैटर्स तो बहुत जबरदस्त हैं। वो हमारे साथ बेचारे दबके खेल जाते हैं, बाकी के साथ दबके नहीं खेलते। वो उन्होंने मारा, खूब मारा, आपने 4 जो 2 रन बनने थे वो 4 बनाए, कैच छोड़े आपने। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब थी। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की खराब नहीं थी, क्राउड की भी खराब थी। क्राउड जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहा था मुस्तकिल, अगर आप अंदाजा लगाएं, वो कल नहीं था, वो इस तरह का जोश नहीं था क्राउड के अंदर। तो लगता था कि सब को मिले जुले बातें कर रहे हैं, मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये नहीं कह सकता ये मैच फिक्स था क्योंकि अच्छा, इसकी बुनियाद 2 चीजों पर बुनियाद पड़ रही है। एक ऑडियो आई है, एक टॉस के बाद की ऑडियो, और वो ऑडियो ये है कि विल बॉल फर्स्ट, और उसे कहते हैं कि कोहली कह रहा है कप्तान से अफगानिस्तान के कि तुम पहले बॉलिंग कर लो। हालांकि ऐसा नहीं, अगर आई वेब पे जाएं आप तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन किससे क्या कर रहा है, लिप्स नजर आ रहे हैं बोलते को। दूसरी बात ये हुई है कि वहां पर जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि आपका बैटिंग ऑर्डर खराब हुआ, सिवाय एक लड़के के करीम के कोई नहीं खेल पाया। आप वो अफगानिस्तान थे ही नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ भी मैं कहता हूँ कि चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं हम। हमारे प्लेयर्स भी ये कहते हैं, टॉप प्लेयर्स, कि मैच फिक्स नहीं था, मैच में गलतियां बेतहाशा हुई, कप्तानी बहुत ज्यादा बुरी थी। कप्तानी के अंदर सूरत हाल ये थी कि कप्तान सही फैसले वक्त पे नहीं कर रहा था। चले, मैं मानता हूँ मैच फिक्स था। कौन इंक्वायरी करेगा? ICC इंक्वायरी करेगी 2000 में या 2021 के आखिर में, 20 के आखिर में अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री थी, मैच फिक्सर के नाम से। 5 इंडियन प्लेयर्स के नाम थे उसमें, और उसके बाद ICC ने इंक्वायरी की और 5 को बरी कर दिया। कहा कि जो शवाहिद स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो इतने इंक्लूसिव नहीं है कि हम ये फैसला कर पाए कि इन लोगों ने मैच फिक्स किया। जबकि उसी में श्रीलंका का एक लड़का था दिलहारा पर 8 साल की पाबंदी लगाई थी उनके अपने बोर्ड ने कि आपने मैच फिक्स किया। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी ये इल्जामात हैं जो ऑन नेट पर भी हैं, और वैसे भी जो साबित नहीं हो पाए। हिंदुस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपने हक में मैच फिक्स कराए, मैच जीते और वर्ल्ड कप जीता कई बार, और श्रीलंका के खिलाफ भी कराया। तो ये इल्जामात हम साबित नहीं कर पाते इल्जामात, क्योंकि आजकल जो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैच फिक्सिंग है वो ग्राउंड के बाहर हो रही है। अब
ग्राउंड के अंदर नहीं हो रही, वो नहीं कहेगा आपसे कि आप पहले बॉलिंग कर लें। ये सब पहले तय हो जाता है, एडवांस में तय हो जाता है। बिल्कुल। कौन सी बॉल नो बॉल होगी, कौन सी स्पॉट फिक्सिंग होगी, कौन सी ओवर फिक्स होगा, किस गेंद पे चौका पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता नहीं कि हम साबित कर पाएंगे, और चले छोड़ दें, आपके ख्याल में बच्चे हैं। मैच फिक्स नहीं था, ठीक है। जुनैरा, आपके ख्याल में, जैसे कि एनबीसी कह रहे हैं कि मैच में गलतियां तो थी लेकिन मैच फिक्स नहीं था, आप इत्तेफाक करेंगी? अगर मैच फिक्सिंग को एक सब्जेक्ट के तौर पे देखें तो ये बात तो सच है कि तकरीबन फुटबॉल से लेके रेसलिंग से लेके क्रिकेट तक तकरीबन हर स्पोर्ट में मैच फिक्सिंग आ चुकी है, और वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। वो ऐसे लेवल पे होती भी नहीं है कि मैं और आप उसको पकड़ सकें। मेरे ख्याल है आईसीसी अगर किसी वक्त में ये फैसला कर ले कि उसने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है तो वही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये एक बड़ी हकीकत है क्योंकि हमारे अपने प्लेयर्स सलमान बट को, मोहम्मद आमिर को हमने देखा है, उन्होंने सज़ाएँ काटी हैं। और मेरी सलमान से पर्सनली कई दफ़ा जो बातचीत हुई है बड़ी डिटेल में, वो जो चीज़ें बताते हैं, अगर उन चीज़ों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में बात की हुई है, अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो फिर तो हर चीज़ फिक्स्ड है। क्रिकेट इज़ नो मोर जस्ट अ स्पोर्ट बाकी चीज़ों की तरह। तो अगर उस थ्योरी में जाएं और टोटली उसमें बिलीव करना हो तो फिर तो मैच फिक्सिंग एक हकीकत है, शायद ये फिक्स्ड ही था। लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो मैं फॉर श्योर तो कुछ नहीं कह सकती। ये ज़रूर है कि एक हैरत अंगेज़ गलतियाँ थी, बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस थी जो कि वैसी नहीं थी जैसी अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। अब ये आप देखें जो इस वक्त जोग्राफिकल कंडीशंस चल रही हैं, जो पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की और इंडिया को लेकर पॉलिटिकल हालत चल रही है, और जो जियो पोलिटिकल एक केओस मचा हुआ है, उसके लेंस से हम अगर हर चीज़ को देखेंगे तो वाकई लगेगा कि भाई कुछ तो था। अफ़गानिस्तान हारने पे उस तरह परेशान नहीं था, उस तरह रोना धोना नहीं था जिस तरह वहाँ पे था। तो वो हम लोग एक कंफ्यूज मेंटालिटी के साथ क्रिकेट को भी देखते हैं, जिस तरह इंडिया के साथ क्रिकेट मैच इज़ नॉट ओनली अ मैच, इट्स अ कंप्लीट वॉर। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से, लेकिन डेफिनेटली अफ़गानिस्तान वाज नॉट एट इट्स बेस्ट। अब ये नहीं पता कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे थे, आगे जाके आईपीएल में उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा और उनको मुस्तकिल यूरोपियन वर्ल्ड से कोई हेल्प मिलती रहेगी टू बी इनकरेज्ड एज अफ़गानिस्तान बीइंग कंट्री जो वॉर टॉर्न है, उनको कुछ ना कुछ पर्क्स ऑफर किए गए होंगे। ये तो मुस्तकबिल में ही कुछ ऐसा होगा तो डिटरमिन कर सकते हैं हम। ठीक। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में वेल प्लेड और वेल पेड? देखिए, अब जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई कि कोई ऐसा शवाहिद तो हमारे पास है नहीं है कि जिनकी रोशनी में हम हतमी तौर पे ये कह सकें कि ये मैच फिक्स था। अब बात ये है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात कर लेंगे। उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ कैसी थी और इंडिया के खिलाफ कैसी थी। पाकिस्तान से जब वो हारे तो उनके कैप्टन ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि जी मैं तो क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ, कि खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो गया। कोई फाइनल था, एक आम सा ग्रुप मैच था, उसमें जो पैशन उनको पाकिस्तान के खिलाफ हमें नजर आया, अब कुछ लोग उसको नफरत कहेंगे, वो पैशन हमें इंडिया के खिलाफ नजर नहीं आया। इनकी परफॉर्मेंस वैसी थी इंडिया के खिलाफ जिस तरह अशरफ गनी साहब की 3 लाख फौज की थी पिछले दिनों जो हमने देखा, वैसी परफॉर्मेंस इनकी टीम की इस दफा नजर आई। तो बहुत सारे इसमें सवालिया निशानात हैं। और दूसरा, अफगानिस्तान की जो टीम है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर खेलती रही। इनमें मेजॉरिटी लड़के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, पाकिस्तान में इनमें से अक्सर पैदा हुए, पाकिस्तान में रहे। लेकिन जिस किस्म के जज्बात ये पाकिस्तान के हवाले से शो करते हैं और जिस किस्म के जज्बात इन्होंने इंडिया के हवाले से शो किए, तो सवालिया निशानात तो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब हतमी तौर पर हम किस तरह ये कह सकते हैं कि मैच फिक्स था, इसलिए कि कोई भी हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें पता चल सके। और वो उसी सूरत में पता चलेगा जब तहकीकात होंगी। अब तहकीकात का मुतालबा हम किससे करें? आईसीसी से करें या इंटरनेशनल कम्युनिटी से करें? रह के हम यही कर सकते हैं कि अफगान हुकाम से कहें कि वो इसकी तहकीकात करें, शायद वो तहकीकात कर लें, बाकी तो कोई भी इसकी तहकीकात नहीं करेगा। और ये जो उन्होंने जिस तरीके से खेला है, उन्होंने हमें लेट डाउन नहीं किया। ये कोई पाकिस्तान का मसला या ये किसी और का मसला नहीं, ये उनकी अपनी जो उनके फैंस हैं उनका मसला है। वो फैंस जो उस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये वो टीम है जो अच्छे खेल का मुजाहरा करे, तो ये अब कल ही इनकी सेमीफाइनल के अंदर जगह भी बन सकती थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरे सारे क्रिकेट फैंस को लेट डाउन किया और इनकी वही परफॉर्मेंस रही जो हालिया अरसे में इनकी सियासी जो बाहर से ला के हुकूमतें बनाई गई थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी। तो इनको खुद सोचना चाहिए कि आप
आपने किस तरह की परफॉर्मेंस की और भारत ने वो तमाम चीजें हासिल कर ली जो इस मैच के अंदर उनको चाहिए थी कि जी बड़ा स्कोर भी वो करें और बड़े मार्जिन से फिर वो जीते भी। तो वो सारी चीजें भारत को मिल गई जो वो भारत चाह रहा था। और अफगानिस्तान की टीम तो बिल्कुल हमें अशरफ गनी की फौज की तरह खेलती हुई नजर आई। तो कुछ ना कुछ तो है, अब क्या है, बैड डे था या कुछ और था, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? देखें, इट वाज नॉट अ फेयर प्ले और यकीनन अफगानिस्तान अंडर प्लेड एज पर देयर कैपेसिटी। जिस तरह के हमने उनकी के प्लेयर्स की कैपेसिटी देखी है, वो जो एक ग्राउंड पे किसी भी टीम, नॉट सब्जेक्ट टू पाकिस्तान, एक टीम जब मैच खेलने उतरती है ग्राउंड में तो उसका जो जज्बा होता है, जो वो 100% पुट करती है ग्राउंड में, जो देता है हर प्लेयर अपना 100% ग्राउंड में, वो व्यूअर्स को नज़र नहीं आया। और नज़र आया कि उनके प्लेयर्स 100% नहीं दे रहे। वो कुछ ऐसा था, मैं जीता तो तेरा, हारा तो तू मेरा वाली बात थी। लिहाजा अभी ये बात दुरुस्त है कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने 11 के 11 प्लेयर्स के साथ ही अंडरस्टैंडिंग करनी हो कोई मैच को मैनेज करने के लिए। एक या दो प्लेयर पूरे मैच को मैनेज करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आपने कैप्टन से बात कर ली है टॉस के हवाले से और आपने एक आधा बॉलर जो उनका स्ट्राइक है वो ना खेले और बाकी कैप्टन आपके साथ ऑन बोर्ड है, तो इट्स एनफ। उसके बाद वो मैच ग्राउंड में ऐसा ही नज़र आता है जैसा नज़र आया है। और मैं समझता हूँ कि अगर फिक्स नहीं था तो उनके कप्तान में जीत की लगन नहीं थी। अब वो जीत की लगन उनके कप्तान में क्यों नहीं थी? क्या वो अपना अगला फ्यूचर इंडिया के साथ देख रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि वो पुराना फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, जो फ्लैग अफ़गानिस्तान इस वक्त जो वहाँ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो फ्लैग को पसंद नहीं करती है। कुछ पिछले ब्रीफिंग में उनसे सवालात हुए, उसका भी उन्होंने जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने उसको अच्छा डक किया, नहीं जवाब दिया। कुछ का ख्याल था कि उन्हें अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करना चाहिए था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सूरत हाल फेयर नहीं है। अब फिक्स है या नहीं है, लेकिन फेयर नहीं है। और एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर, देखने वाले जो लोग क्रिकेट मैचेस देखते हैं तमाम टीमों को, उनको ये नज़र आया कि ये टीम अपना 100% ग्राउंड पर नहीं दे रही, इसके प्लेयर 100% नहीं दे रहे, इसके कप्तान ने 100% कप्तानी नहीं की है, उसके बहैसियत कप्तान फैसले दुरुस्त नहीं है। ज़रूरी नहीं था 11 के 11 प्लेयर ही ऐसे हों। अगर एक कप्तान भी उसमें बीच में से गलत खेल रहा है तो ये काफ़ी है उस मैच को ट्विस्ट करने के लिए। एक बॉलर इंजर हो जाए ये भी काफ़ी है। आप बॉलिंग चेंजेस गलत टाइम पे करें। तो मुझे टीम से ज़्यादा कैप्टन के रोल पर है और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनकी जो अट्टी सट्टी थी वो कप्तान के साथ ही थी आईपीएल के लिए, और वो आईपीएल मैनेज्ड मैच लग रहा था मुझे। अब हमारे यहाँ चूँकि बात यह है कि इंडिया की इस वक्त हेजमनी है क्रिकेट पर, उनका तूती बोलता है, पैसा उनका है, लीग्स उनकी हैं, आईसीसी में उनकी बात हमने देखा कि हमसे मुआहदा करके जब इंडिया उस मुआहदे से मुकरा और हम जब आईसीसी में गए तो आईसीसी इंडिया के साथ खड़ा था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इट वॉज नॉट अ फेयर कॉन्टेस्ट। ठीक है, यानी आपके ख्याल में अफगानिस्तान था या नहीं, लेकिन फेयर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, और कैप्टन का रोल ठीक नहीं था। कैप्टन का रोल आपके ख्याल में ठीक नहीं था। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में भारत ने अच्छी कीमत दी या फिर अच्छा खेला? देखें, इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज्ड मैच। अफगानिस्तान को मैं बड़ी तरह समझता हूँ, उनकी टीम पहले भी करती रही है। और सेकंड ये है कि अफगानिस्तान की टीम के बड़े स्टेक्स इस मैच के ऊपर। अगर ये इंडिया को मैच हरा देते तो दे वर कंटेंडर फॉर सेमीफाइनल। अगर इसलिए उनमें देयर वाज नो फाइटिंग स्पिरिट। जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे थे, जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे, जैसे वो फील्डिंग करके हाथ मार के 4 रन करवा रहे थे, आई थिंक इस पे किसी और इंडियन पब्लिक को कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। आप सोशल मीडिया पे देखिए उनके इंडियन जो फैंस हैं वो कितना उनको लान मतान कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने खेला है। ये इंडिया की आदत है, इन्होंने इंग्लैंड का मैच ही हारे थे पाकिस्तान को आउट करने के लिए। सो दे आर अ मोस्ट कनिंग टीम। ये उनकी आदत है। दे वांटेड टू आइसोलेट पाकिस्तान टीम, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को, आपने इसकी वो देखी है जो पेयरिंग हुई है, 2 ग्रुप बने हैं, क्योंकि ये बीसीसीआई के अंडर होना था, इंडिया में होना था। आप ग्रुप 1 में देखें, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, दे आर ऑल 6 टॉप क्लास टीम इन 1 ग्रुप।
एंड दे थॉट कि पाकिस्तान को हरा के उसके बाद जो है ये इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में आ जाएंगे, तो दे आर बिग मैनिपुलेटर्स, वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल, दिस इज व्हाट दे हैव डन एग्जैक्टली हियर। और उसकी आपने टेप भी सुनी है किस तरीके से कह रहा है। और कभी पहले सारे मैचों में जो अफगानिस्तान ने जो बॉलिंग की है वो बैटिंग की है, यहाँ आके बड़े मजे से कह रहे हैं बॉलिंग करेंगे। एंड बिकॉज इंडिया वांटेड मैक्सिमम स्कोर, अगर अफगानिस्तान खेलता तो वो 100 में 120-25 में इंडिया को आउट कर लेना था, तो दे कुड नॉट इम्प्रूव द रन रेट। दैट वाज अगर सबको 2+2 करें तो देन वी कम टू नो कि इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज। बॉडी लैंग्वेज अब उनकी आप देख लें वो भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। टोटल फाउल प्ले था। आई थिंक इसके ऊपर इंडियन को बहुत मलामत करनी चाहिए और खासतौर पर उनकी पब्लिक कर रही है, इवन इंडियन क्रिकेटर्स कर रहे हैं। इन्होंने ये एक खेल को टोटल को इन्होंने बना लिया है, पैसों के बाद फाइनेंशियल उनको बेट दी है कि आईपीएल के लिए लेके जाएंगे और साथ खिलाएंगे, ये चीज़ें की हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये चीज़ें क्रिकेट से आउट होनी चाहिए। आईसीसी शुड फाइंड सम वे आउट। यू कांट, इनको पकड़ नहीं सकते आप, बट एटलीस्ट दे मस्ट फाइंड सम वे आउट कि इसको किस तरीके से इन्होंने करना है और इसको फुल प्रूफ करने के लिए आंदे के लिए करें इसको। ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये टोटल फाउल प्ले था। एनबीसी, हमने देखा कि आज बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया से हारा है बड़े बुरे तरीके से, लेकिन उन्हें उस तरह से ट्रोल नहीं किया गया जिस तरह से अफगानिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली बांग्लादेश का जो सूरत हाल है वो तो बहुत दिनों से मुस्तकिल हारे जा रहा है, उसने आदत से बना ली है अपनी हर वक्त हारते रहना। तो बांग्लादेश का मसला ये हो गया क्योंकि उनका दिमाग बहुत खराब हो गया था। उन्होंने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया, उन्होंने कई टीमों से खेलने से कि हम तो बहुत बड़े हो गए, तो वो फिर कट्टो साइज हुआ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वो पीसेज में है बांग्लादेश वाले। मैं यहाँ बात करूँगा, दो बातें इंपॉर्टेंट है बहुत। एक बात ये कि मैंने लिखा था, पोस्ट लगाई थी कि आईसीसी इस बात पर मजबूर है कि हिंदुस्तान किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और इससे मेरी मुराद कुछ भी नहीं थी, मेरी मुराद फिक्सिंग नहीं थी। मेरी मुराद ये थी कि क्योंकि आईसीसी की फाइनेंसिंग, आईसीसी के स्पॉन्सर इंडिया से आते हैं, तो मजबूर है वो मालियाना सालाना जो उनका मालियाती बजट है उसके हाथों मजबूर है वो। आईपीएल जो है वो बहुत बड़ा एक और सट्टे का अड्डा है, देखो जुए का अड्डा है वो, वहां भी बहुत से मसाइल होते हैं। तो उसकी वजह से उनको लाया जाएगा इंडिया को। और ये आप कह लें, अगर कहना चाहें तो कह लें कि अफगानिस्तान इसलिए हार गया कि उनको लाना था। मैंने एक और पोस्ट लगाई थी कि हिंदुस्तान अफगान कानून में कह दिया गया है कि 60 रन कम से कम हो तो आप हारना, 60 रन से हारना है आपको, तो वो 66 से हार गए, 6 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये माइन्यूट चीजें हैं जो चेक होनी चाहिए, लेकिन कोई चेक नहीं करेगा। चेक होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको हवाला दिया अल जजीरा का मैच फिक्सर्स, डॉक्यूमेंट्री, खबर नहीं डॉक्यूमेंट्री, उसको उठा के फेंक दिया आईसीसी ने बाहर, विटनेस बुलाए तक नहीं कि नहीं जी सब बकवास है, ये सब झूठ है ये। तो कोई आईसीसी वाईसीसी नहीं है, ना कोई आपका दोस्त है। और वो फिर जाहिर सी बात है ना, पैसा आता है किसको बुरा लगता है। एनबीसी, आपको जो ड्रॉज दिए गए वो आपके सामने हैं, वो भी मैं कहूं कि मैच को खराब करने का तरीका है। ठीक है जुनैरा, अफगानिस्तान की टीम जब भारत से हारी तो उस तरह से गमगीन, दिल बर्दाश्ता, दुखी नहीं नजर आई जितना पाकिस्तान से हारने पर नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि दुखी नहीं थे, जो कोई भी फ़ायदा लेना था वो फ़ायदा उन्होंने लिया। देखिए 1980s में जब फुटबॉल बहुत पॉपुलर हो रहा था अमेरिका में, तो एक न्यूरोसर्जन ने जिसके पास काफ़ी सारे फुटबॉल प्लेयर्स आए थे, उनका कोई ना कोई ऑपरेशन सर्जरी उसने की थी, उसने अपना एक बोर्ड बुलाया और उसने ये डिक्लेयर किया आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द बोर्ड मेंबर्स के फुटबॉल में किसी एक ख़ास जगह से जब वो हिट करते हैं स्पेशली सर से, तो कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वक्त के साथ साथ उन प्लेयर्स में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। कुछ में वो अल्जाइमर की शक्ल में सामने आती हैं, कुछ में वो डिमेंशिया की शक्ल में। और उन्होंने प्रूव भी कर दिया, कुछ प्रीवियस उन्होंने फुटबॉल प्लेयर्स को ला के दिखाया कि उनको इन डिजीज़ का जो ट्रेजेक्ट्री है दैट गोज़ बैक टू दैट इंजरी जो उनको फुटबॉल खेलते हुए आई थी। तो पूरा यूएस का जो बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व लोग थे, सारी लीग उस
सर्जन के खिलाफ, उस बोर्ड के खिलाफ एक्टिव हो गई थी, उनको बैन करवा दिया गया था। जो FDA है वहाँ पे, उनका जो अथॉरिटी है, ड्रग अथॉरिटी है। क्यों? बिकॉज इतना बड़ा बिजनेस है फुटबॉल टू डेट कि वो कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करते। इट इज़ जस्ट लाइक कि कुछ अर्सा पहले वाइटनिंग क्रीम्स की बात पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे होनी शुरू हुई, तो कुछ ब्रांड्स ने कहना शुरू कर दिया हम आपको एड्स नहीं देंगे अगर आपने वाइटनिंग के खिलाफ बात की। क्रिकेट भी वही बन चुका है। क्रिकेट भी वही बन चुका हम अगर ये समझते हैं कि कोई जिसको फेयर प्ले कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, तो वो नहीं रह गया हुआ। तो चांसेस आर देयर, बट अनलेस उनका अपना बोर्ड मोटिवेटेड हो टू डू समथिंग अबाउट इट, कुछ हो नहीं सकता। ठीक है मुजम्मिल साहब, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरा पॉइंट यही है कि अगर ICC चाह रही है कि ये सेमीफाइनल में लें, तो इज इट अ फिक्सिंग? अगर आपके सामने, और फिर सबसे बड़ा ये है कि ये जुल्म जो करते, आमिर खान के साथ क्या हुआ था? 21 साल के लड़के ने गलती की, 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया, इसलिए कि ही वाज वेरी अपकमिंग एंड ही वाज अ थ्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एंड इंडिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये खेल तो नहीं है। फिर अगर वो एड में इंडियन कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं, दैट मीन कि फिर क्रिकेट को छोड़ दें, फिर फिक्सिंग कर दें, जुआ खेलने लग जाए। तो आई थिंक इट इज ओवरऑल, ये ICC को अब सोचना चाहिए कि क्या इस खेल को फेयर रखना चाहते हैं या इसमें पैसे की वजह से हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब। देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि हम ICC को बेवजह टारगेट कर रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान के साथ उनका अपना ब्रदरलीहुड भी बहुत ज़्यादा है, और हमने माजी में भी देखा है कि जो हमारे पास महाजरीन रहते हैं अफ़गान, वो भी कोई पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात नहीं रखते साल साल यहाँ रहने के बावजूद। जब उनसे बात की जाए तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं, गुनाह बेलज़्ज़त ही है। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के लिए, वो इतना पॉजिटिव नहीं है वहाँ के जो लिबरल और सेकुलर और जो दूसरे तबके का, और वो समझते हैं कि हमने तालिबान को बहुत सपोर्ट किया। तो एक तो अफ़गानिस्तान का अपना जो इस वक्त जो टीम है, ये अशरफ गनी की टीम है, ये कोई तालिबान ने तो टीम नहीं बनाई है, और ये सभी बाद कोई अफ़गानिस्तान रहने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे ये सारे लोग। और अभी कहा भी जा रहा है कि जी कि टीम को स्पॉन्सरशिप पूरी नहीं मिल रही थी, तो आधे पैसे कैप्टन ने अपनी जेब से डाले हुए हैं इस टीम को यहाँ तक लाने के लिए, तो वो भी तो पूरे करने थे कहीं से कैप्टन ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अगले जो मैचेस हैं नामीबिया और स्कॉटलैंड, नीयत बड़ी बुरी होती है। आप बेफिक्र रहें, अगर नीयत पर मुराद ही है तो कोई पता नहीं इंडिया स्कॉटलैंड से हार जाए। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। ICC के ये अपने ठीक है, अतर काज़मी साहब क्विकली कमेंट कीजिएगा, आपके ख्याल में क्या वाकई ये IPL मैनेज्ड मैच था? देखिए, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब आया उस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, या फिर उस दिन कोई और मसला था, लेकिन कहीं ना कहीं मसला है। और ये हमने देखा, ये बदकिस्मती है अफगान अवाम की कि जो भी शख्स उनको रिप्रेजेंट करने आता है, चाहे वो हुकूमत में हो या किसी स्पोर्ट में हो, उनकी तरफ से इस तरह के अनफॉर्चुनेट चीजें सामने आती हैं, और ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। नाज़रीन, फाइंड अप करते हैं, ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट के जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मामला यह है कि हुकूमत को कानून साजी ऑर्डिनेंस के बजाय पार्लियामेंट से करनी चाहिए। वजीर आजम को कानूनी टीम ने भी यही मशवरा दे दिया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने वजीर आजम को तजवीज़ दी है कि नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम को पार्लियामेंट के जरिए बेहतर कराया जाए। उन्होंने वजीर आजम को बताया कि सदारती हुक्मनामे के जरिए इसका नफाज कानून के तहत पायदार नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम को इस बात से भी आगाह किया है कि ऑर्डिनेंस को आला अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, जहां अदालतें इसे गलत कानून करार दे सकती हैं। सवाल यह है, तरमीम शुदा नैब ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम को तजवीज़, तो क्या हुकूमत ये मामला पार्लियामेंट में लाएगी? ब्रिगेडियर साहब, आपके हुकूमत ये मामला पार्लियामेंट में लाएगी? देखें, एक तो इस तरह के ऑर्डिनेंस अननेसेसरी निकालने भी नहीं चाहिए, और इस स्टेज के ऊपर जबकि पार्लियामेंट आपकी इफेक्टिव है, और आपको ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पार्लियामेंट को, पार्लियामान को और लेजिस्लेटर को फाल करें, उनको जिम्मेदारी दें, जिसलिए अवाम ने नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट में भेजे हैं। इसलिए डेफिनेटली वैसे भी जो ऑर्डिनेंस होते हैं वो 120 दिन के अंदर अंदर आपने उनको पार्लियामेंट में लेकर आना होता है।
इसलिए इनको ज़रूर लाना चाहिए, बल्कि इसको बजाय ये जॉइंट सेक्शन जो 8 अक्टूबर को हो रहा है मेरे ख्याल में इसीलिए हो रहा है, और उसके अंदर बुलडोज करने के बजाय इसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, मेरिट्स एंड डिपेंडेंट्स देखने चाहिए। और एक बात हुकूमत को ख्याल रखनी चाहिए कि देखें, आप नैब ऑर्डिनेंस 99 का बना हुआ है, उसके बाद से आज तक इसमें कोई तरमीम नहीं हुई है, इसलिए इसको अब बहुत ऑब्जर्वेशन है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जब भी आपने एक चीज़ लेकर आते हैं उसमें कमजोरियाँ होती हैं, उसको बेहतर करें, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसमें जो डिले केसेस होते हैं वो उसको देखें, कौन से केस आने चाहिए वो देखने चाहिए, जो मेगा करप्शन केसेस हो जिसका मकसद था नैब का लाने का, और फिर कितनी जल्दी से जल्दी पैसे की रिकवरी हो सकती है अगर उन ये यकीन हो इंसाफ के तकादे पूरे करते हुए कि वाकई उसने किसी ने करप्शन की है। लेकिन इस तरीके से इसको इसके विंग्स क्लिप कर देना, टुथलेस कर देना, ये बहुत ज़्यादा है। एक ही आपके पास मुल्क में वास्ट हो गया है जिसकी लोग खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए तो फिर भी काम कर रहे हैं, लोग उससे डरते हैं, इसलिए इसको हर हालत में बेहतर करें, लेकिन इसको कमज़ोर कभी भी नहीं करना चाहिए और पार्लियामेंट को इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान अटॉर्नी जनरल का ये मशवरा मान लेंगे? इन द फर्स्ट प्लेस अगर मशवरा मान भी लें तो मौजूदा हालात में वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और तो कोई लेजिस्लेशन होती नज़र नहीं आई, पार्लियामेंट एक्टिव नज़र नहीं आ रही, जो एक रोल होता है पार्लियामेंट का वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोरम का मसला रहता है और ख़ुद जो हुकूमती जमात है उसके कोरम का मसला भी रहता है बीच में। इन हालात में हाउ इज़ ही एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का नैब का, मतलब नैब इस वक्त बहुत बड़ा मसला है अपोजिशन का, इसके लिए लाया हुआ कोई भी तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो जाएगा। बट अगर लाते हैं और इस पर बहस होती है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, कुछ इस पर बातचीत होनी शुरू हो, इसी बहाने से शुरू हो, क्योंकि जब तक इनका कोई ज़ाती मसला नहीं अटैच होगा हमारी सारी पॉलिटिकल एलीट का, तब तक वो किसी मसले पे बात तो करना चाहते नहीं हैं। दूसरा ये कि अक्टूबर के महीने में ही इतनी तरामीम हुई हैं नैब के रोल में, इतनी डिस्कशंस इस तरह की हुई हैं कि इवन अदालतें कंफ्यूज हो गई हैं कि कौन सा हमने केस सुनना है कौन सा नहीं सुनना। वो एक अदालत में रेफरेंस सुनते हुए जज ने कहा कि आप इसे वापस ले जाएं और देखें कि आपने इसे अब कौन सी अदालत में लेके जाना है, क्योंकि कोई नए ऑर्डर्स आ गए थे जिसके तहत वो ये समझ रहे थे ये रेफरेंस अब उनके सुनने के समात के काबिल नहीं रहा। इतनी कन्फ्यूजन है इस वक्त। और दूसरी तरफ महंगाई को जब देखें तो ये समझ नहीं आती कि क्या ये मामला इतना ही ज़रूरी है कि पार्लियामेंट सिर्फ इस पे लग जाए और बाकी चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन एक लाहासिल बहस है ये। ठीक है एनबीसी, आपके ख्याल में ये मामला पार्लियामेंट में आ सकता है? शाइस्ता, आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते बात की थी और मैंने कहा था दिस इज अ बैड लॉ, ये खराब कानून है और ये कोर्ट में जाएगा तो ये उड़ जाएगा। सारे मेरे जो मालूमात थी, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस देखी हैं, कवर की हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखी है, उसकी बुनियाद पर, आइन की बुनियाद पर बात कर रहा था मैं। और ये ही मशवरा अटॉर्नी जनरल ने दिया है प्राइम मिनिस्टर को, वजीर कानून ने नहीं दिया। वजीर कानून इसका दिफा करते रहे, 2 दिन पहले दिफा किया था उन्होंने। कल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि उनके इख्तलाफात हैं दूसरे अमेंडमेंट पर, जो दूसरा अमेंडमेंट बिल आया है उस पर उनके इख्तलाफात हैं, उनसे मशवरा नहीं किया गया और उन्होंने इख्तलाफात की वजह बताई। उनका इस तरह दरअसल नैब का चेयरमैन प्रेसिडेंट के अंडर में हो जाएगा जो स्पिरिट के खिलाफ है, और इस नैब के चेयरमैन को अगर प्रेसिडेंट हटाएगा तो खुद सुक्की होगी नैब के चेयरमैन की, इदारे की सुक्की होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लॉ जाता है कोर्ट में तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लॉ है, दूसरा अमेंडमेंट बिल, ये नैब को बनाता है वापदा, सीट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, PIA, KE, इस टाइप का दायरा बना देगा। इसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस एहतसाब के लिए। अब जबकि खुद नैब कटहरे में आने वाली है, 821 अरब रुपए का मसला है, जिसमें से 6 अरब में उन्होंने दिए, बाकी जमा ही नहीं कराए। बाकी उन्होंने जमा नहीं कराया तो उनसे भी बात करना पड़ेगी आपको। लेकिन पार्लियामेंट, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पार्लियामेंट को चलता हुआ देखूं, इस पार्लियामेंट में सलीके से गुफ्तगू देखूं, मैं इस पार्लियामेंट में कायदे ऐवान, कायदे इख्तलाफ और दोनों ग्रुप आराम से शांति के साथ बैठकर बात करें
तल्ख बातें करें, जरूर करें, लेकिन वो तल्खी गाली तक न चली जाए। काश ऐसा हो सके, मुझे लगता नहीं, क्योंकि शायद अब अपोजिशन ये चाहती है कि ये जो नैब का जो मसाला है ये अब इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो, नैब का जो तरीका है इनके खिलाफ भी हो और ये भी मदद चखे इसका, क्योंकि ये जो दूसरा अमेंडमेंट बिल है उसमें उन्होंने फिर सबको निकाल दिया है। वुज़रा, वफाकी वुज़रा, काबीना के फैसले वो सब निकाल दिए उन्होंने, ताजर भी निकाल दिए उन्होंने, सब निकाल दिए। तो आने वाला वक्त भी कोई ऐसा बकौल शायद खाखान अब्बासी के ऐसा ऑर्डिनेंस ला सकता है कि ये सब नलिफाइड हो जाए और फिर सब दोबारा फंस जाए। तो काश पार्लियामेंट काम कर ले। चले, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत नैब से मुतालिक कानून साजी पर नजरसानी करेगी? नहीं, इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि सबको सज़ा देने का इख्तियार भी उन्हीं के पास होना चाहिए, वही प्रोसिक्यूट करें, वही इंसाफ, वही मुनसिफ, वही मुद्दई, वही सब कुछ हो। आप देखें ना, वो चाहते हैं कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार, सदर तो डमी है ना जी, जो प्राइम मिनिस्टर समरी भेजे सदर उस पर अमल करने का पाबंद है। अब हमारे यहाँ कोई सदर के इख्तियार 58(2)B और दीगर मामलात में उस तरह के तो नहीं रहे हैं। जनाब सदर ने यहाँ अर्तुगल के सेट देखने हैं या मेरा मतलब साल में एक खिताब करना है, तो एक साथ समरी ये भी आ जाया करेगी कि उन्होंने चेयरमैन नैब को हटा दिया, जैसे IG पंजाब हटा देते हैं, जैसे DG FIA हटा देते हैं, ऐसे इमरान खान अब चेयरमैन नैब को भी हटा के नया लगा दिया करेंगे। हम देखेंगे साल में 5-5 चेयरमैन नैब आ रहे हैं। और दूसरा, वो चाहती हैं एहतसाब अदालतों के जज भी वो लगाएं जिन्हें वो फिर कहें कि फ़ौरन सज़ा सुना दें। अब आप देखें ना, इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला चीनी है। आज 150 रुपये किलो पे पहुंच गई। डट के खड़ा है कप्तान और उसने चीनी माफिया के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और कमीशन बना दिया, लेकिन केस नैब को नहीं भेजा। FIA इंक्वायरी करेगी और तरीन साहब जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं चीनी के, FIA ने उनके बारे में अदालत में जाके कहा हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़मानत मंजूर, उन्होंने अपनी ज़मानत वापस ले ली, उनका नाम ECL से भी निकाल दिया, वो लंदन की तैयार भी कर रहे हैं और चीनी 150 रुपये किलो बिक रही है। तो मेरा मतलब है कि जब आप अपने केसेस FIA को दें, ऑपोजिशन के केसेस नैब को दें। अभी यहाँ ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक नैब ही तो इदारा है जिसका रोब है, जिससे लोग डरते हैं। भाई बदमाश से सब डरते हैं, जो कानून से मुबर्रा होगा उससे सब डरेंगे, जो कानून हाथ में लेगा उससे सब डरेंगे, जो 90 दिन अंदर रखेगा बगैर किसी रेफरेंस के, 2-2 साल अंदर रखेगा बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी, लोग उससे डरेंगे। लोगों ने अपनी इज्जत बचानी नहीं है क्योंकि उसकी कोई गिरफ्ती नहीं है, वो 2-2 साल बगैर रेफरेंस के भी अंदर रख लेता है। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत ये मामला पार्लियामेंट में लाएगी? देखिए, पार्लियामेंट में अब जिस तरह अटॉर्नी जनरल साहब ने भी उनको मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट में लेके आए, तो फिर तो शायद लाना ही पड़े, इसलिए कि बड़ी कंफ्यूजन इस पे हो गई है। कभी एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, फिर उसमें तरमीम हो रही है, तो एक तरह से ये मजाक बन गया है। अब जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि लोग बदमाश से तो डरते हैं, जिस तरह पर चोर जो है वो पुलिस से भी डरते हैं। तो इसमें दो जाविये हैं, दो तरीके से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, ये जो नैब का मसला है, इसी नैब के हवाले से हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारे एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये काला इदारा है, इसको खत्म होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के अंदर जो नैब के हवाले से राय है वो हमारे सामने है। अब मैं एक ऐसी बात करूंगा, थोड़ी सी गैर मकबूल बात है, लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन ये जो हमारा पूरा निज़ाम हुकूमत है, ये इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। अब हमें ये बार बार डेमोक्रेसी जो ये इस किस्म की जमहूरियत बेचने की कोशिश की जाती है, पार्लियामेंट को मुकद्दस बनाने की कोशिश की जाती है। मुझे आप बता दें कि पिछले 100 साल के अंदर कोई ऐसी हमारे जैसी लूली लंगड़ी जमहूरियत हो और उसने तरक्की की हो। वाहिद एक मुल्क है जो थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आया, वो सिंगापुर है। उसकी जमहूरियत को आज भी मगरिब जमहूरियत नहीं मानता। तो ये जो हमें जमहूरियत बेचनी चाह रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि मसले हमारे 16वीं सदी के हैं, आप हमें हल बताते हैं 21वीं सदी के। हमारे मसाइल डिफरेंट हैं, मगरिब के मसाइल डिफरेंट हैं। हमें अपने इलाकाई जो मसाइल हैं उनके मुताबिक हमारा निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, हमारे इदारे होने चाहिए, हमारे कानून होने चाहिए। आप अरब ममालिक को बहुत बुरा कहते हैं, पर वो आसूदा हैं, उधर जमहूरियत नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, मुझे हक है कि मैं यहाँ पे आता हूँ, किसी के खिलाफ भी बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे मेरा पेट तो नहीं भरता ना। हमें अपने मारूजी हालात को देखते हुए कानून साजी करनी पड़ेगी, निज़ाम हुकूमत को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो पार्लियामेंट है, मुझे इससे खैर की कोई उम्मीद नहीं। इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके। मैं आपको भी बता रहा हूँ, चाहे वो इसवक्त खान साहब उसके बेशक हेड हो या कोई और हेड हो, तो इस हवाले से भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है अतर साहब, आपका पॉइंट आ गया।
वक्त की कमी के सबब जुनैरा और मुजम्मिल साहब आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगी नाज़रीन, ब्रेक की जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आवाम को रिलीफ के ऐलान और हुकूमती इक़दामात भी चीनी की कीमत में इजाफे के सिलसिले को नहीं रोक सके हैं। एक तरफ तो चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपए तक फरोख्त होने की खबरें हैं, तो साथ में नाजायज मुनाफाखोरी के लिए मसनूई क़िल्लत की भी इत्तलात है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने आवाम से खिताब में पैकेज का ऐलान किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल के मुख्तलिफ ब्रांड्स की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जब तनकीद हुई तो फिर अचानक इस इजाफे को वापस भी ले लिया गया। सवाल यह है कि चीनी की कीमत बढ़ गई, यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतों में पहले इजाफा फिर वापस ले लिया। क्या हुकूमत की महंगाई पर काबू पाने की रिट नाकाम हो चुकी है? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं, मैं समझता हूँ हुकूमत मुलव्वस है। अब आप देखें ना, चीनी वाले मैटर में ये गवर्नमेंट, सारे चीनी के जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ बैठे हैं, जिसमें जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, चौधरी सब मौजूद हैं, और जो अपोजिशन में है वो नैब के शिकंजे में है, उनकी मिलें बंद कराएं। लेकिन 150 रुपये किलो चीनी डट के खड़ा है कप्तान चीनी माफिया के साथ। मेरा मतलब है कि उनका FIA को केस दे दिया, उसने कुछ भी नहीं किया। जहांगीर तरीन लंदन की सैर कर रहे हैं, हम 150 रुपये किलो चीनी खरीद रहे हैं। मतलब ये कौन सा इंसाफ है? नैब को दे देते 90 दिन जहांगीर तरीन साहब और उनका बेटा अंदर रहता, देखते चीनी 90 रुपये किलो कैसे ना आती वापस। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में ये मसला जो है वो नीयत का है या फिर सलाहियत का? मेरे ख्याल है कोई कोड वर्ड है कि वज़ीर आज़म जैसे ही कोई रिलीफ का वर्ड यूज़ करते हैं ना तो फ़ौरन चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो कोई ना कोई बात तो है, कोई कनेक्शन तो है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल है अथर काज़मी साहब को क्योंकि ये निज़ाम भी अच्छा नहीं लग रहा, तो नेक्स्ट टाइम एलॉन मस्क को कहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम जब मार्स पे जाए तो वहाँ से कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग लेके आए जिसका कोई ताल्लुक कभी पाकिस्तान से ना रहा हो, वो आए और हम पे आगे हुक्मरानी करें, तो फिर चीनी हमें सस्ती मिलेगी। इन पार्लियामेंटेरियन से और इस पॉलिटिकल एलीट से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। दैट्स ऑल आई कैन से। NBC, आपके ख्याल में हुकूमती रिट इतनी कमजोर क्यों हो गई है? मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ, बैड गवर्नेंस है, बैड गवर्नमेंट है, रिट है ही नहीं। रिट के नाम पर हम रट लगाते रहते हैं। आज कोयटा को आप देखें यार, कोयटा में जब खुला भाव तो 124 रुपए था, 2 रुपए बढ़ा 126 रुपए हो गया, फिर बढ़ा तो 150 रुपए हो गया। यानी हद होती है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं। अच्छी तरह लाहौर की सूरत हाल है, पेशावर, कराची, हर जगह। कराची में 130 रुपीज है, लाहौर में 140 है शायद, और कोयटा तो माशाल्लाह 155 से क्रॉस कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, अपने रिफॉर्म्स की बातें सुनी, समझी, और अमल नहीं किया हमने जिस तरह अभी मुजम्मिल ने कहा है कि ये जो शुगर मिल वाली माफिया है, इसको उठा के बंद करें यार। 90 दिन बंद करें, खाना घर का भी ना दें इनको, और सब बता देंगे ये आपको क्या सूरत हाल है। और भी बहुत से मसाइल हैं, आपका टाइम है नहीं इन मसाइल पे बात करने का। लेकिन ये कि चीनी की कीमत एक अकेला मसला नहीं है, टिंडे के भी महंगे हो गए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो बिल्कुल गवर्नमेंट की कमजोरी है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकी, लेकिन देयर इज अ बिग साजिश एंड माफिया अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। ये शुगर मिल सिर्फ इनकी नहीं है, शुगर मिल और पीपल्स पार्टी की बहुत हैं, PMLN की बहुत हैं, और ये सब मिलके आप ये देखें ना कि एक तरफ की आप सब्सिडी देते हैं, कीमत का मतलब अगले दिन बाकी चीज़ों में डबल हो। दैट मीन कि कोई ना कोई इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई बहुत ही एफर्ट के साथ, कंबाइंड एफर्ट के साथ कर रहा है। ये भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट की गवर्नेंस की कमज़ोरी है, ये प्रोविंशियल मैटर है। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर अपने एरिया में आम चीज़ों की प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी नहीं करते हैं। आई थिंक ये सारा माफिया इनको चेंज करना चाहता है, और आई डोंट नो हाउ ही सर्वाइविंग। ही हैज टू लुक इनवर्ड कि कौन इनकी हुकूमत पे इनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। दिस एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ही हैज टू नो इट। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में गवर्नेंस का बहरान तहरीक इंसाफ की पहचान क्यों बन गया है?
देखिए, यकीनन गवर्नेंस का बहरान है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अभी कहा कि एक बहुत बड़ा माफिया है, जो ही प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज का नोटिस लेते हैं और फौरन इस तरह की चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं जिससे गवर्नमेंट की सुबकी हो। लेकिन अब हुकूमत में इमरान खान साहब और उनकी जमात, तो उन्होंने इन तमाम मसाइल को हल करना है। जहां तक चीनी का ताल्लुक है और जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि शुगर मिलें तो पीपल्स पार्टी वालों की भी हैं, नून लीग वालों की भी हैं। वजीर आजम साहब की ना तो अपनी कोई शुगर मिल है, ना ही उनका कोई मुश्ताक चीनी वाला है, ना ही उनकी कोई अयान अली है जो डॉलर्स यहां से लेके बाहर जा रही है। तो वजीर आजम के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि वो इसमें मुलविस हैं और वो इसके अंदर मुनाफाखोरी के अंदर शामिल है, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा लॉन्ग शॉट होगी। लेकिन उनकी हुकूमत की नाअहली इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, आप सबका पॉइंट आ गया। कल ही रिलीफ का ऐलान किया गया था हुकूमत की जानिब से और आज है कि चीनी की कीमत जो है वो महंगी हो गई है। जिस किस्म का बहरान नज़र आ रहा है, यकीनन ये हुकूमती कमज़ोरी है जिसे दूर करना हुकूमत का ही काम है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।